In today's class, we'll understand how to calculate the cash flow for investing activity. अभी लास्ट क्लास में हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में समझा था. इस क्लास में, आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा दो चीजों को इन्वॉल्व करेगी. वन इज फिक्स्ड एसेट एंड द अदर इज इन्वेस्टमेंट्स. जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो दिस इज ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम या तो मार्केटेबल से इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं या उसको नॉन मार्केटेबल मान सकते हैं. अभी उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे. इन दिस क्लास वी विल अंडरस्टैंड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओनली टू आइटम्स. वन इज द फिक्स्ड एसेट एंड द अदर इज इन्वेस्टमेंट. अभी कैश फ्लो से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? या तो हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे या हम फिक्स्ड एसेट को सेल आउट करेंगे. अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं, लेट्स से हमने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा, तो फिर क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा. ठीक है. इन केस ऑफ परचेज ऑफ एनी एसेट देन देयर इज कैश का आउटफ्लो. और अगर हम अपना फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी को बेच दें तो फिर क्या होगा? कैश का इनफ्लो. देन देयर इज कैश इनफ्लो. क्लियर हुआ? सेम इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स बाय करते हो, इन्वेस्टमेंट बाय करने का मतलब है आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी, किसी के बॉन्ड्स खरीदे, है ना, या आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट किया, गिल्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया. इन दैट केस व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट देयर इज कैश आउटफ्लो. पैसा बिजनेस में से बाहर चला जाएगा, आउटफ्लो होगा. एंड व्हेन यू सेल द इन्वेस्टमेंट्स देन कैश का इनफ्लो होगा. एक और चीज, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमारे को इन्वेस्टमेंट्स पर या तो इंटरेस्ट मिलेगा, या हमें डिविडेंड मिलेगा, या हमारे को कोई अदर इनकम रिसीव होगी. फॉर एग्जांपल, अब मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया और उस लैंड को मैंने किराए पे दे दिया, तो मुझे रेंटल इनकम जो आएगी दैट इज माय इन्वेस्टमेंट इनकम. सो एनी इनकम दैट इज जनरेटेड ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स, उससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा. क्लियर है? सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज मेनली रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को जब हम खरीदेंगे, बाय करेंगे तो कैश आउटफ्लो, सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो, और कोई भी तरह की अगर हमारे को इन्वेस्टमेंट पर इनकम होगी तो उस पर भी कैश का इनफ्लो होगा. क्लियर हो? अब एक चीज आपको याद करनी है विच इज रिलेटेड टू द एसेट अकाउंट. देखो, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उससे रिलेटेड फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे. याद करो, लास्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था जब हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना सीखा था. तो मैंने आपको बताया था कि there are two methods of maintaining the fixed asset account. One is the net method and the other is gross method. Net method तब होता है जब depreciation asset account के अंदर चार्ज की जाती है. Whenever you charge the depreciation in the asset account itself, then it is called net method. अब नेट मेथड पर अगर आप कोई मशीनरी अकाउंट बनाओ, कोई एसेट अकाउंट बनाओ, चाहे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर, एसी, कोई भी फिक्स्ड एसेट है जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, अगर आप उसका अकाउंट बनाओगे नेट मेथड पर, तो उस अकाउंट के अंदर आपको कुछ ये आइटम्स नजर आएंगे. फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस, दैट मीन्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो फर्स्ट इज द ओपनिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, बिकॉज इसका डेबिट बैलेंस है. ठीक, जितना भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, जितनी भी डेप्रिसिएशन आपने पूरे साल भर में इस एसेट के ऊपर चार्ज करी, वो डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन. अब या तो आपने पूरे साल में कोई एसेट खरीदा होगा या आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा होगा. अब जब आप एसेट खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी कि आपने एसेट खरीदा, तो ये क्या है? कैश का आउटफ्लो है. अकाउंट तो हम बना रहे हैं अपने पर्पस के लिए, बट हमें तो कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना है. तो ये जब आप एसेट खरीद रहे हो तो कैश का आउटफ्लो है. सिमिलरली
व्हेन यू सेल द एसेट तो आप क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, एंड दिस इज सेल ऑफ एसेट। सेल करते हो तो पैसा इनफ्लो होगा, कैश का इनफ्लो। अब व्हेन यू सेल द एसेट या तो आपको लॉस होगा या फिर आपको प्रॉफिट होगा, एनी वन, दोनों नहीं होने वाले, कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो लॉस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट एंड प्रॉफिट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट। तो दिस इज हाउ यू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट व्हेन यू आर यूजिंग द नेट मेथड। ठीक है, नेट मेथड मतलब आप डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में चार्ज कर रहे हो। हमने एक और मेथड सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, जिसको हम क्या बोलते थे, ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ ग्रॉस मेथड हम एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाएंगे और साथ में हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो दो अकाउंट बनते हैं ग्रॉस मेथड। एसेट अकाउंट बहुत सेम है, सिमिलर है जैसा हमने नेट मेथड में करा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जितना आपने एसेट खरीदा ऑन द डेबिट साइड, जितना एसेट आपने बेचा ऑन द क्रेडिट साइड, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट कोई एक होगा इसमें ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड एज द केस मे बी। पर एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम सेल ऑफ एसेट करेंगे या जब भी हम किसी एसेट के पार्ट को बेचेंगे तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर जितनी भी आज तक डेप्रिसिएशन लगी होगी, उस अमाउंट को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके एसेट अकाउंट में रिपोर्ट करते हैं, है ना। हम ग्रॉस मेथड में जितना भी एसेट के ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन लगी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकाल के उसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन अकाउंट कैसा होगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। सो दीज आर द टू आइटम्स, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग, बिकॉज प्रोविजन के अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी है पूरे साल में, उसको हम यहां पर लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो एसेट हमने सेल करा उसके ऊपर जितनी भी डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ सेल तक लगी होगी, उस सारे को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, अपने एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सो दिस इज हाउ यू मेंटेन दी एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम नेट मेथड का एसेट अकाउंट बनाएंगे या ग्रॉस मेथड का, बट यू हैव टू लर्न दीज अकाउंट्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट हम अपने कैश फ्लो जो चैप्टर है उस पे वापस आ जाए। सो वी हैव दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डीएलएफ लिमिटेड कंपनी है एक, which has plant and machinery whose written down value, जिसकी written down value या book value on 1st April 9,60,000 थी and उसकी closing value 10,50,000 है। So question हमको क्या बता रहा है, एक fixed asset मशीनरी के बारे में बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन ने हमको बोला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 10,50,000, यानी कि यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,50,000 क्लोजिंग बैलेंस। देन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज 35,000, पूरे साल भर में हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000 रुपीज। ठीक, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल की शुरुआत में, अ पार्ट ऑफ द प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000 विच हैड अ वैल्यू ऑफ 30,000। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इसके अंदर
30,000 का एक प्लांट था, एक पार्ट था प्लांट का 30,000 का, जिसको हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बेच दिया 45,000 में। अब देखो, अगर आप 30,000 की चीज को 45,000 में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट सेल ऑफ प्लांट, कितने में बेचा, 45,000 में, और ये था कितने का, 30,000 का। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 15,000, ठीक है ना। तो 30,000 की चीज को अगर आप 45 में बेचोगे तो आपको 15,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम डेबिट साइड ऑफ द एसेट में रिपोर्ट करते हैं, ठीक। और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम अगर इस एसेट अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 10,50,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000, 11,30,000 ऑन दी क्रेडिट साइड। पर 9,60,000 और 15,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस विल बी 1,55,000। अब इस एसेट अकाउंट में डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या होगा, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट परचेज ऑफ प्लांट। आपने प्लांट खरीदा भी तो होगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब वंस यू मेक द एसेट अकाउंट, हमें तो कैश फ्लो जज करना है। तो कैश फ्लो बताओ कहां है, ये रहा कैश फ्लो, ये पैसा बिजनेस के अंदर आया है, इनफ्लो 45,000 का, और ये रहा कैश फ्लो, आउटफ्लो 1,55,000 का। तो हम अब क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लिखेंगे हम सेल ऑफ प्लांट। हमने प्लांट बेचा था तो हमारे पास कितना पैसा आया था, 45,000, ये हमारा इनफ्लो है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। और परचेज ऑफ प्लांट, हमने 1,55,000 रुपीज का प्लांट परचेज किया, ये पैसा हमारा चला गया बिजनेस से, आउटफ्लो। तो ये है इनफ्लो, ये है आउटफ्लो। नेट आंसर कितना आएगा, 1,10,000 माइनस का, इसका मतलब नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा काम करना है हमें, क्वेश्चन दिया होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बनाना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने के बाद वंस यू हैव द बैलेंस्ड अकाउंट, उसके बाद आपने उसमें से कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करना है। परचेज ऑफ एसेट इज आउटफ्लो, सेल ऑफ एसेट इज इनफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सिर्फ ये बताना है व्हाट इज द कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बड़ा सिंपल सा काम है। फर्स्ट, मशीनरी परचेज करिए 60,000 की, तो 60,000 की अगर आप मशीनरी परचेज करोगे तो ये आउटफ्लो होगा, ये क्या होगा, आउटफ्लो। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2,000 वाज सोल्ड फॉर 8,000। 8,000 रुपए आपके पास आएंगे, इनफ्लो, तो ये पैसा इनफ्लो हो गया। नेक्स्ट, एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 20,000 इज सोल्ड फॉर 25,000। अगेन 25,000 रुपीज हमारे पास इनफ्लो आएगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट। क्वेश्चन खत्म। नेट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60,000 का आउटफ्लो, 8,000 इनफ्लो, 25 इनफ्लो, द नेट आंसर इज 27,000 नेगेटिव, मींस नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। नेक्स्ट, Cube Limited had the following balances. At the end of the last year 38,000 की हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। At the end of this year 26,000 की इन्वेस्टमेंट रह गई। तो एक आपको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और एक क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स
एट अ प्रॉफिट ऑफ 8500 रुपीज। क्या बोल रहा है, कंपनी ने अपनी 40% इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, 40% इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, कितने प्रॉफिट में, 8500 के प्रॉफिट में। अब हमारे को क्या बनाना पड़ेगा इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फटाफट से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं पहले। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन ने बोला हमारे पास 38,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, साल के खत्म होने पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, 26,000 की, राइट। क्वेश्चन कह रहा है हमने 40% इन्वेस्टमेंट को बेचा है ना, ड्यूरिंग द ईयर 40% इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेचा है। तो 40% किसका करोगे, 40% 38,000 का करोगे, तो 38,000 इंटू 40% विच इज 15,200, 15,200 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स आपने बेच दी, इसकी 40% इज 15,200। इस इन्वेस्टमेंट को आपने एट अ प्रॉफिट ऑफ 8500 में बेचा, इसका मतलब आपने कितने में बेचा, 50,200 प्लस 8500, दैट मीन्स 23,700 रुपीज में आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया। इन्वेस्टमेंट्स बेच दो बाय कैश ब्रैकेट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 23,700। अब बेचा तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट डेबिट पर लिखते हैं और लॉस को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है, 8500 का, ठीक। अब खुद सोचो 38,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स आपके पास स्टार्टिंग में थी, जिसमें से 15,200 की इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी, तो हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स बचनी चाहिए थी, 38,000 माइनस 15,200, वी शुड हैव लेफ्ट विद 22,800 रुपीज की इन्वेस्टमेंट। पर हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है हमारे पास, 26,000 की। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज भी की हैं, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स को परचेज भी किया है, ब्रैकेट परचेज। कितनी इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं फिर, 26,000 माइनस 22,800, 3,200 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी होंगी। तो ये आ जाएगा 49,700, 49,700। आफ्टर मेकिंग द अकाउंट हमें क्या करना है, कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप ये देखो, ये है कैश फ्लो बिकॉज इसमें लिखा है कैश, और ये है कैश फ्लो बिकॉज यहां है कैश। तो अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची तो हमारे पास कितना पैसा आया, 23,700, दिस इज इनफ्लो, पैसा आया। पर हमने परचेज भी किया है इन्वेस्टमेंट्स को, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 3,200, ये पैसा चला गया बिकॉज ये आउटफ्लो है परचेज। और क्वेश्चन ने एक और चीज लिखी है यहां पर, इफ द कंपनी अर्नड 20,000 during the year, if the company earned 20,000 during the year, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट को हम क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20,500। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस इतना सा काम है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया, कितने की इन्वेस्टमेंट्स बेची वो हमने लिखा, कितनी इन्वेस्टमेंट हमको खरीदनी पड़ी बैलेंसिंग करने के लिए, आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो वंस वी हैव द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट अकाउंट, उसके बाद हमें कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना है। सेल करके इनफ्लो आया और परचेज करके आउटफ्लो हुआ, और नेट हमारे पास आंसर आ रहा है 20,500 का कैश इनफ्लो, राइट। लो जी, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने इग्नोर करा इस क्वेश्चन में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40।
क्वेश्चन आपसे कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मांग रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज आपको दी हैं, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फटाफट से हम ग्रॉस मेथड का मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो हमने बनाया एक मशीनरी अकाउंट और इसी के साथ छोटा सा एक अकाउंट बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू ओपनिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस, एंड इसका ऑपोजिट होता है बाय ओपनिंग बैलेंस एंड टू क्लोजिंग बैलेंस। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 950, क्लोजिंग इज 10 लाख, तो 9,50,000 ओपनिंग, 10 लाख क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 110, क्लोजिंग 150, ओपनिंग 1,10,000, क्लोजिंग 1,50,000। अब क्वेश्चन हमें मशीनरी से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा है। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी ऑफ ₹90,000 which had accumulated depreciation of 60,000 was sold for 50,000। कहता है एक मशीन हमारे पास 90,000 रुपए की थी, 90,000 की, जिसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 60,000, इसको हमने बेच दिया। तो जब भी हम किसी मशीन को बेचते हैं ग्रॉस मेथड में, जितनी डेप्रिसिएशन उसकी होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं यहां से यहां पर। तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट 60,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर जो हम यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो याद करो, इसमें एक 90,000 की मशीन है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 60,000 रुपए लगी हुई है आज तक, यहां पर देखो ये लगा दी हमने। तो ये मशीन कितने की रह गई थी, 30 की। इस मशीन को हमने कितने में बेचा, 50,000 में। तो 30,000 की चीज को अगर आप 50,000 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा, 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हम लिखेंगे बाय कैश सेल ऑफ मशीन, कितने में बेचा, 50,000, एंड प्रॉफिट यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, ठीक है ना। तो 30,000 की नेट वैल्यू की मशीन को आपने 50,000 में बेचा, 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब और इंफॉर्मेशन हमारे पास मशीनरी से रिलेटेड नहीं है, पेटेंट से रिलेटेड है। तो मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड अकाउंट को बंद कर सकते हैं हम। यहां पर सबसे पहले इस अकाउंट को बैलेंस करो, यहां टोटल आ रहा है 2,10,000 का, यहां भी टोटल 210 का डालना पड़ेगा, डिफरेंस इज 1 लाख रुपीज। ये क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पूरे साल भर में जो हमने डेप्रिसिएशन लगाई है मशीन्स के ऊपर, ये वो है। फिर मशीनरी अकाउंट को क्लोज करो। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 11,10,000, पर डेबिट साइड का टोटल है 9,70,000, तो 1,40,000, ठीक है। सो ये क्या है, टू कैश ब्रैकेट परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो ये हमने इतनी मशीनरी परचेज करी। आफ्टर मेकिंग द अकाउंट हमें क्या करना होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो को आइडेंटिफाई करना होता है। सो ये हमारा इनफ्लो है 50,000 का, ये हमारा आउटफ्लो है 1,40,000 का। क्वेश्चन में एक और चीज है, पेटेंट। तो हम एक काम करते हैं, पेटेंट भी हमारा एसेट होता है तो उसका अकाउंट बना लेते हैं। पेटेंट्स टू ओपनिंग बैलेंस एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपनिंग इज 3 लाख, क्लोजिंग इज 2 लाख, ओपनिंग इज 3 लाख, क्लोजिंग इज 2 लाख। पॉइंट नंबर 2, पेटेंट राइट ऑफ किए हैं हमने 50,000 रुपए के, पेटेंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब आपने पेटेंट खत्म कर दिए, तो बाय P&L अकाउंट पेटेंट राइट ऑफ कर दिए 50,000 के। इसका मतलब हमारे पास 3 लाख रुपए के पेटेंट थे जिसमें से 50,000 रुपए के पेटेंट एक्सपायर हो गए, राइट ऑफ हो गए। सो वी शुड बी लेफ्ट विद 2,50,000 के पेटेंट। हमारे पास 2.5 लाख के पेटेंट बचने चाहिए थे, पर क्वेश्चन में हमारे पास कितने पेटेंट रह गए, 2 लाख के। इसका मतलब 50,000 रुपीज के पेटेंट
कहां चले गए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्ट ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पेटेंट हमने बेच दिए, और हमारे हिसाब से कितने पेटेंट बेच दिए हमने? 50,000 रुपए के पेटेंट बेच दिए, प्रॉफिट में बेचे 40,000 के। इसका मतलब टोटल पैसा कितना आया? 90,000। तो हम यहां लिखेंगे बाय कैश सेल ऑफ पेटेंट 90,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स 40,000, और अकाउंट आपका 3,40,000 रुपीज पर टैली हो जाएगा। अगेन आफ्टर मेकिंग द अकाउंट हमें क्या करना होता है? कैश फ्लो आइडेंटिफाई। तो ये क्या है? कैश का इनफ्लो। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी से पैसा आया था। कितना पैसा आया था मशीन को बेच के? 50,000 रुपए। तो हम यहां लिख रहे हैं 50,000 का इनफ्लो पॉजिटिव। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स को भी तो बेचा, पैसा आया। कितना पैसा आया? 90,000, ये भी इनफ्लो। प्लस माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी हमने खरीदी थी, कितने की मशीन खरीदी थी हमने? 1,40,000 रुपए की। ये हमारा क्या है? आउटफ्लो है। तो ये माइनस की फिगर है बिकॉज दिस इज आउटफ्लो। नेट आंसर क्या होगा हमारा? नील, यानी कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 0, नील, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास आया उतना पैसा हमारा चला भी गया। नील कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो हम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज, क्लोजिंग 10 लाख। तो ओपनिंग इज 5 लाख बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग इज 10 लाख। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट नंबर 1, आधी इन्वेस्टमेंट्स जो साल की शुरुआत में टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, इसकी हाफ यानी कि 2,50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स को हमने 10% प्रॉफिट में बेचा है। इसका मतलब 25,000 का प्रॉफिट जनरेट किया 2.5 लाख के ऊपर, तो बेचा कितने में? 2,75,000 में। तो बाय कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,75,000। 2,50,000 की चीज को अगर आप 275 में बेचोगे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 25,000। ठीक है, और कुछ है नहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। हालांकि ये इनफ्लो है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इनफ्लो पर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस कैसे होगा? 1275 माइनस 525, तो 7,50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेज भी की होंगी, कैश परचेज। ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है हमें कैश फ्लो। ये है कैश का इनफ्लो, पैसा आया इन्वेस्टमेंट्स को बेच के। ये है कैश का आउटफ्लो, पैसा चला गया इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने के लिए। ठीक, इसी से रिलेटेड एक लैंड अकाउंट की बात भी कर रहा है वो। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए की हमारे पास थी स्टार्टिंग में। जरूरी नहीं है आपको हर बार अकाउंट बनाना हो, आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो। 9 लाख रुपीज की मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स थी,
50,000 रुपीज हमने डेप्रिसिएशन कर दी लैंड एंड बिल्डिंग की, तो 8,50,000 रुपीज की हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग बची होनी चाहिए थी, पर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज क्यों हो गई? बिकॉज हमने लैंड और बिल्डिंग खरीदी होगी। कितने की खरीदी होगी? 6,50,000 की। सो दिस इज द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 5,25,000 रुपीज, सॉरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारे पास कितना पैसा आया था? 2,75,000। ये हमारा इनफ्लो है। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी थी 7,50,000 रुपीज की, ये हमारा आउटफ्लो है, माइनस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट हमको मिला था, पॉइंट नंबर 3, 75,000 का, इनफ्लो। और लास्ट में हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी थी 6,50,000 रुपए की, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आउटफ्लो। नेट आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। $10,50,000 इज नेट नेगेटिव, मतलब नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 10,50,000 रुपीज। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़े। अगर आप एनालाइज कर सकते हो प्लस माइनस करके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है।